आज हम मार्वल यूनिवर्स की एक नई फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें थंडरबोल्ट रॉस को दिखाया जाता है, जो अब अमेरिका का राष्ट्रपति बन चुका है। इसके बाद कहानी 5 महीने आगे बढ़ती है, जहां हमें सैम विल्सन दिखाई देता है, जो अब नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है। इसके बाद सैम अपनी टीम के साथ मेक्सिको जा रहा होता है। वे लोग वहां सरपेंट सोसाइटी पर हमला करने जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जापान की एक महत्वपूर्ण वस्तु चुरा ली होती है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सैम अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पूरी कुशलता से चला पा रहा है। वहीं टॉरिश के पास भी फाल्कन सूट होता है। ये लोग आसानी से सरपेंट सोसाइटी को हरा देते हैं। सैम का फाल्कन सूट वाइब्रेनियम से बना हुआ है, जिसे वाकांडा ने उसे उपहार में दिया था। दुश्मनों को हराने के बाद सैम बॉस के पास पहुंच जाता है और वह जापानी वस्तु ले लेता है, लेकिन बॉस वहां से भाग जाता है। इस वस्तु को सुरक्षित लेकर सैम वापस अमेरिका लौट आता है। फिर वह अपने पुराने दोस्त ब्रैडली से मिलने जाता है। सैम बताता है कि ब्रैडली भी एक सुपर सोल्जर है। जब स्टीव रोजर्स बर्फ में दब गए थे, तब अमेरिकी सरकार ने ब्रैडली को नया कैप्टन अमेरिका बनाया था। उसने कई मिशन पूरे किए, लेकिन अमेरिकी सरकार एक अश्वेत व्यक्ति को हीरो बनता नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ब्रैडली को 30 साल तक जेल में बंद रखा और उस पर प्रयोग किए। ब्रैडली को अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन उसे अमेरिकी सरकार से नफरत है। उसकी कहानी सुनकर सभी हैरान और दुखी हो जाते हैं। इसी बीच सैम के पास एक कॉल आता है, जिसमें उसे व्हाइट हाउस में होने वाली एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया जाता है। सैम तैयार होकर ब्रैडली और टॉरिश को भी अपने साथ ले जाता है। वहां सैम की राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, जो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर हमें सभी को मीटिंग हॉल में बैठा हुआ दिखाया जाता है। मीटिंग शुरू होती है और राष्ट्रपति बताते हैं कि हिंद महासागर में एक नया द्वीप उभर आया है। यह वही जगह है जहां इटर्नल्स ने लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद सभी इस पर शोध करने लगते हैं और पता चलता है कि वहां एक नया धातु भी मौजूद है, जो वाइब्रेनियम से भी अधिक मजबूत है। इस धातु का नाम है एडामेंटियम। अब एडामेंटियम को लेकर देशों के बीच युद्ध ना हो, इसलिए सभी देशों ने फैसला किया कि इसे आपस में बांट लिया जाएगा। जापान ने एडामेंटियम का शुद्ध रूप तैयार कर लिया था, जिसे सरपेंट गैंग के लोगों ने चुरा लिया था, लेकिन सैम ने उसे वापस हासिल कर लिया। तभी अचानक एक गाना बजता है, जिसे सुनकर ब्रैडली अपने पास खड़े गार्ड की बंदूक छीन लेता है और राष्ट्रपति पर गोली चला देता है। वहां मौजूद अन्य सैनिक भी गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सैम और उसकी टीम किसी तरह हालात को काबू में कर लेते हैं। अब ब्रैडली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैम उससे मिलने जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि ब्रैडली को खुद नहीं पता होता कि उसने ऐसा क्यों किया। सैम को उसकी बातों पर विश्वास होता है, इसलिए वह टॉरिश के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। तब उन्हें पता चलता है कि मीटिंग से पहले जब वे फोन चला रहे थे, तब उनके चेहरे पर एक तेज सफेद रोशनी पड़ी थी। यही रोशनी सुरक्षा कर्मियों पर भी पड़ी थी। फिर जैसे ही गाना बजा, सब लोग किसी के नियंत्रण में आ गए और फायरिंग करने लगे। अब सैम और टॉरिश इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच सरपेंट गैंग का बॉस सैम पर हमला कर देता है। सैम बहादुरी से उसका सामना करता है और उसे हरा देता है। तभी उसे पास एक फोन कॉल आती है, जहां किसी की आवाज आती है, तुमने इसे तो हरा दिया, लेकिन जो होने वाला है उसे नहीं रोक पाओगे। सैम तुरंत टॉरिश के पास जाता है और इस नंबर को ट्रेस करवाता है। तब उन्हें पता चलता है कि यह कॉल एक पुरानी सरकारी प्रयोगशाला से आई थी। वे बिना वक्त कमवाए वहां पहुंचते हैं। जब वे वहां जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह एक गुप्त रिसर्च लैब है और इसके पीछे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति का हाथ है। अंदर जाने पर उनकी मुलाकात लीडर से होती है। वह काफी अजीब दिख रहा होता है। सैम उससे पूछताछ करता है, तब वह बताता है, ब्रूस बैनर यानी हल्क की गामा रेडिएशन से युक्त खून की कुछ बूंदें मेरे शरीर में चली गई थी। इसी कारण मेरा दिमाग असाधारण रूप से तेज हो गया। उसने मुझसे कहा था कि जब वह राष्ट्रपति बन जाएगा, तब वह मुझे आजाद कर देगा, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। लीडर आगे बताता है कि उसने ही सरपेंट गैंग के बॉस को जापान से वह चीज चुराने के लिए कहा था। सैम यह सब सुनकर जैसे ही उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लीडर अचानक एक गाना बजा देता है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी गार्ड्स उसके नियंत्रण में आ जाते हैं और सैम और टॉरिश पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीडर वहां से भाग जाता है। सैम और टॉरिश किसी तरह उन गार्ड्स का सामना कर वहां से निकल जाते हैं। इस बीच जापान को भी पता चल जाता है कि उनकी महत्वपूर्ण चीज चोरी कराने के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ था। इससे गुस्से में आकर जापान अमेरिका से अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला करता है और पूरा एडामेंटियम
अपने कब्जे में लेने की बात करता है। जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि जापान की सेना एडामेंटियम लेने के लिए जा रही है, वे भी अपनी सेना वहां भेज देते हैं। अब दो ताकतवर देश आमने सामने आ जाते हैं और यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। सैम और टॉरिश भी अपने सूट पहनकर वहां पहुंच जाते हैं। सैम राष्ट्रपति से कहता है कि वह ऐसा न करे, वरना दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। तभी लीडर दो अमेरिकी सैनिकों को अपने नियंत्रण में लेकर जापान पर हमला करवा देता है। यह देखकर जापान भी तुरंत पलटवार करता है। सैम और टॉरिश तुरंत वहां पहुंचकर अमेरिकी सैनिकों को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल देते हैं। फिर सैम जापान को समझाता है कि यह युद्ध नहीं बल्कि उनके दो सैनिकों की गलती थी। इसके बाद युद्ध टल जाता है और दोनों देश अपनी सेनाएं वापस बुला लेते हैं। टॉरिश युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सैम भी उसे देखने के लिए अस्पताल जाता है। वहां हमें बकी को भी दिखाया जाता है, जो सैम से मिलने आए होते हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि एडामेंटियम को लेकर किसी भी देश के बीच युद्ध न हो, इसका वे पूरी तरह ध्यान रखेंगे। इस दौरान सैम की मुलाकात लीडर से होती है। लीडर सैम को बताता है, मैंने एक परफेक्ट योजना बनाई थी जिससे मैं राष्ट्रपति की असली सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं नाकाम हो गया। फिर लीडर खुलासा करता है कि राष्ट्रपति को एक गंभीर बीमारी थी और उसकी दवाई मेरे दिमाग से तैयार की जाती थी, लेकिन राष्ट्रपति को यह नहीं पता था कि उसकी दवा में गामा रेडिएशन मिला हुआ था। सालों तक यह रेडिएशन उसकी शरीर में जमा होता रहा। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका असर दिखने लगता है। राष्ट्रपति अचानक रेड हल्क में बदल जाता है। वह पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और हर चीज को तहस नहस करने लगता है। सैम तुरंत लीडर को गिरफ्तार कर लेता है और फिर रेड हल्क को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सैम और रेड हल्क के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन रेड हल्क बेहद शक्तिशाली होता है। वह कैप्टन अमेरिका की शील्ड जमीन में गाड़ देता है और सैम के वाइब्रेनियम से बने पंखों को भी तोड़ देता है। इससे सैम कमजोर पड़ने लगता है। तभी सैम राष्ट्रपति की बेटी का नाम लेता है और उसे याद दिलाता है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अपनी ही बेटी से डरना पड़े। उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। सैम की बात सुनकर रेड हल्क शांत हो जाता है और वापस राष्ट्रपति में बदल जाता है। इसके बाद सैम उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे उसी जेल में डाल देता है जहां सिविल वॉर के दौरान स्टीव रोजर्स की टीम को रखा गया था। वहां राष्ट्रपति से मिलने उसकी बेटी भी आती है और दोनों भावुक हो जाते हैं। अब ब्रैडली को भी रिहा कर दिया जाता है क्योंकि सैम ने यह साबित कर दिया था कि सारा षड्यंत्र लीडर का था। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि लीडर को भी उसी जेल में बंद कर दिया गया है। वहां लीडर एक बार फिर सैम से कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़कर तुमने सब कुछ रोक दिया, लेकिन भविष्य में इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। देखते हैं तुम दुनिया को उससे कैसे बचाते हो। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।